हेलो एवरीवन। अभी हम ड्यूसन जीके में मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 एडी तक। अकबर का जन्म होता है उमरकोट में 1542 में, जब हुमायूं बैटल ऑफ कन्नौज में हार कर भाग रहा था और उमरकोट में उसे पनाह मिली और वहां उसके बेटे का जन्म हुआ। जब अकबर 14 साल का था तब उसे कालानौर भेज दिया गया बैरम खां के साथ। बैरम खां हुमायूं का सबसे करीबी सिप्पे सालार था, यानी कि ट्रस्टेड जनरल था। हुमायूं को उस पर पूरा भरोसा था और अकबर को उसके साथ ट्रेनिंग पर भेजा गया था। वहां जब ये लोग यहाँ पे आते हैं कालानौर, तब वहां पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां वहीं पे कालानौर में ही अकबर की ताजपोशी करवा देते हैं और उनको नाम देते हैं जलालुद्दीन अकबर बादशाह गाजी का। और जो बैरम खान है उनको एज अ रीजेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। रीजेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई राजा या प्रिंस होता है जो 18 साल का नहीं होता है तो उसके लिए एक रीजेंट अपॉइंट किया जाता है, जो उसके राजा के बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेगा जब तक वो सही एज अटेन नहीं कर लेता। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर हेमू का कब्जा था। अब हेमू और अकबर की आर्मी के बीच में उसी एरिया के लिए लड़ाई हुई, जिसका नाम था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को। फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1526 में। और ये इसके बीच में कौन कौन थे? लोधी वर्सेस मुगल्स के बीच में ये हुई थी। और यहाँ पे किस किस के बीच में हो रही है? हेमू वर्सेस मुगल्स। यहाँ पे हेमू जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू जनरल है और अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं बैरम खां। इस लड़ाई में हम देखें तो बैरम खान ने हेमू को मार दिया, लेकिन कहने को क्या बोला जाता है कि अकबर किल्ड हेमू। लेकिन अकबर तो यहाँ सिर्फ 14 साल का बच्चा था। तो बैरम खान के नेतृत्व में ये लड़ाई जीती गई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हेमू कैसे हार जाता है? उससे एक तीर आकर उसकी आंख में लग जाता है और वो लड़ते टाइम हाथी से गिर जाता है। और जब आर्मी को दिखा कि उसका जनरल जिंदा नहीं है, क्योंकि वो हाथी से गिर गया था, तो आर्मी को लगा कि उसका जनरल जिंदा नहीं है, तब उसकी आर्मी तितर बितर हो गई और मुगल आर्मी जीत गई। अगर हम देखें तो जब हेमू को आंख में तीर लगा था तब वो मरा नहीं था। उसके बाद उसे मारा गया और उसे मारकर दिल्ली का जो पुराना किला था वहां उसके हर गेट पर, हर दरवाजे पर उसके शरीर का एक एक अंग काट के लटका दिया गया। ये बैरम खान ने किया था क्योंकि वो सिग्नल देना चाहते थे कि आज के बाद उनके सामने कोई बगावत ना करे। ये लड़ाई जीतने के बाद जो कैपिटल थी उसको आगरा से फिर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। बैरम खान ने अकबर की तरफ से आगे के 4 साल 1560 तक शासन व्यवस्था संभाली। 1560 में अकबर ने बोला अब वो पूरा कंट्रोल संभाल लेगा और अब बैरम खां को उसने रिटायर कर दिया ऑफिशियली और बैरम खां को उसने भेज दिया हज पर। और इसी हज की यात्रा पर जाते समय बैरम खां को किसी ने रास्ते में मार दिया। अकबर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे महम अंगा और अदम खान जनता से। महम अंगा कौन थी? ये उनकी दाई माँ थी। तो वो उनसे बहुत ही ज्यादा अटैच थे। वो अपनी माँ के जितना उनको प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और आदम खान जो है वो इन्हीं के बेटे हैं। तो वो उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थे 1560 से 62 के बीच में। 1560 से 62 के बीच में क्या होता है? अदम खां को भेजा जाता है मालवा बाज बहादुर से लड़ने के लिए। वो बाज बहादुर को तो वहां पे हरा देते हैं, लेकिन जीतने के बाद सारा सोना चांदी हाथी सब अपने पास रख देते हैं और बाद में अकबर को चिट्ठी लिखते हैं कि उन्हें सिर्फ 25-30 हाथी और थोड़ा सा सोना मिला। अकबर इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि मालवा एक बहुत ही रिच प्रोविंस रहता है और उस प्रोविंस का जितना भी सोना चांदी रहता है वो सब अधम खां हथिया लेते हैं। फिर अकबर वहां पे पहुंचते हैं और उनसे कन्फ्रंट करते हैं और फिर फाइनली वो सब ले लेते हैं और उनको वार्निंग देके छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर से किसी प्रोविंस में ऐसे उनको भेजा जाता है एक्सपेडिशन के लिए और वहां पे भी वो ऐसा करते हैं, फिर से सोना चांदी हथिया लेते हैं। तो इस बार अकबर क्या करते हैं, वो अपने फोर्ट में उनको लेके आते हैं पैलेस में और वहां की छत से उन्हें एक बार फेंका जाता है ऊपर से नीचे, वो नहीं मरते हैं। फिर दूसरी बार फेंका जाता है उनको फिर से छत से नीचे, फिर वो नहीं मरते। ऐसा करके उनको 3 बार छत से नीचे फेंका जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। ऐसा इसलिए किया गया था
क्योंकि जो नोबल्स थे वो अब तक अकबर को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो सोच रहे थे ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा, हम उसे बहला फुसला देंगे, हम उसे मैनिपुलेट कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये अकबर और सिमिलरली अधम खां को भी देखे तो वो भी अकबर को सीरियसली नहीं ले रहा था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद सारे जो नोबल्स हैं उसने अकबर की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद अकबर ने अपना जो एम्पायर है उसे बढ़ाना शुरू किया और आसपास की जो प्रोविंसेस हैं उन पे अटैक करके उनको कॉन्कर करना चालू किया। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो थे वो अकबर के सामने झुक गए थे, लेकिन एक जो साम्राज्य था उसने मुगल्स के सामने झुकने से मना कर दिया था, वो था मेवाड़। यहाँ पे दो राजा हैं, राणा उदय सिंह। मेवाड़ में राजा को राणा बोलते थे, तो यहाँ पे है राणा उदय सिंह और उनके बेटे राणा प्रताप, जिनसे अकबर की लड़ाई हुई। तो अगर हम राणा उदय सिंह के साथ देखें 1568 में यहाँ पर कई महीनों तक इनसे लड़ाई चली अकबर की, और उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया। उसके बाद उनकी लड़ाई होती है उनके बेटे राणा प्रताप से, हल्दी घाटी की लड़ाई हम आगे देखते हैं। अकबर ने राजपूत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए। सबसे पहले अकबर ने आमेर के जो राजा थे राजा भारमल, उनकी बेटी से शादी की, और ये मुगल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की वो स्टार्ट हुई, और इसके बाद राजपूत की इम्पोर्टेंस जो थी वो बढ़ गई। उन्हें अच्छी पोजीशन मिलने लगी मुगल आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। एक के बाद एक अकबर ने जितने भी राजपूत स्टेट्स थे सभी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिए, उन्हें कोऑप्ट कर लिया। कहने को तो वो सब जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आगे अब वो मुगल एम्पायर की जो बैटल्स होंगी उसका साथ देंगे और मिलिट्रीली वाइज भी उनको सपोर्ट करेंगे। मुगल्स के अगेंस्ट में लड़ेंगे नहीं, और साथ ही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है। तो ये एक बहुत ही अनोखी पॉलिसी थी अकबर की, और इसी के कारण मुगल एम्पायर को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। और इस पॉलिसी के बाद मुगल्स के और राजपूत के रिलेशंस इतने अच्छे हो गए कि 150-200 साल तक आगे राजपूत और मुगल्स के बीच में कुछ खास लड़ाई नहीं हुई। इसमें एक्सेप्शन था, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस या मुगल्स के सामने झुकने के लिए नहीं माना था। वो कौन सा स्टेट था? वो था मेवाड़। इसमें हमने अभी देखा कि राणा उदय सिंह की लड़ाई हुई थी 1568 में अकबर के साथ, और उसमें अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया था। उसके बाद हुई बैटल ऑफ हल्दी घाटी या हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में। ये लड़ी गई थी राणा प्रताप और मुगल आर्मी की तरफ से। इसमें लड़ा था मान सिंह ने, जो कि आमेर के थे, और इसमें राणा प्रताप हार गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को सबमिट नहीं किया और अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू की, और आगे आने वाले 10 सालों में उन्होंने फिर से जो अपना एरिया था उसे कैप्चर कर लिया। ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो था वो करते थे, छापामार युद्ध करते थे, और आगे चल के शिवाजी ने भी यही किया। मेवाड़ का जो एरिया है वहाँ पे पहाड़ और जंगल है, और तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना इतना आसान नहीं है। जब अकबर ने मेवाड़ को कैप्चर किया था तो जो मेवाड़ का कैपिटल है उसे तो कैप्चर कर लिया, लेकिन आस पड़ोस के जो दूर दराज के इलाके थे वहां पे अभी भी राणा प्रताप ही राज कर रहे थे, और फिर 10 सालों में फिर से मुगल्स को वहां से भगा दिया गया। ये अकबर के समय काल में मुगल एम्पायर का मैप है। जो रेड एरिया है वो मुगल एम्पायर का है। अब हम बात करते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में। अकबर सुन्नी मुस्लिम थे और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे बचपन में, लेकिन जैसे वो बड़े होते गए वो सूफी संतों के कांटेक्ट में आए। सलीम चिश्ती को वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे, और ऐसा कहा जाता है कि अकबर का बहुत समय तक एक बेटा नहीं था, और उसके बाद वो शेख सलीम चिश्ती के पास गए और उन्होंने उन्हें ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा उन्हीं के ऑनर में। और आगे चल के जो कैपिटल थी वो भी आगरा से सिकरी शिफ्ट कर दी, क्योंकि सलीम चिश्ती जो है वो सिकरी में रहते थे, और उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी सिकरी, और वहां पे फोर्ट बनवाया तो वो हो गई फतेहपुर सिकरी। इनके अलावा अकबर अब्दुल लतीफ की टीचिंग्स को भी फॉलो करते थे। साथ ही एक और सूफी संत थे शेख मुबारक,
उनकी फिलॉसफी को भी फॉलो करते थे। धीरे धीरे उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो मॉडरेट होती गई। उन्होंने जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्सेस जो थे वो हटा दिए, और उनकी एक बीवी जो थी वो हिंदू थी, और उसके लिए उन्होंने महल में मंदिर बनवाया था। वो पहले बहुत ही ज्यादा धार्मिक मुस्लिम थे, लेकिन बाद में हर बात को क्वेश्चन करने लगे, और धर्म में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सब चीजें पूछ उनके दिमाग में ये थॉट्स आने लगे। और यही सब चीजों का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने बनाया इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना एक प्लेस थी जहाँ पे पंडित, उलेमा, भिक्षु, जैन मॉन्क्स, कैथोलिक क्लर्जीज, इन सबको बुलाकर धर्म की फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन होता था। ये सब डिस्कशन से अकबर एक बात तो समझ ही गया था कि हर धर्म बात तो एक ही करता है, और हर धर्म जो है वो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना चाहता है। इन सब चीजों का एनालिसिस करके उसने अपना खुद का रिलीजन निकाला, जिसका नाम लिखा दीन इलाही। इसका मतलब होता है डिवाइन फेथ इन वन। ये निकाला अकबर ने, ये रिलीजन जो था वो स्टार्ट किया अकबर ने 1581 में। ये जो धर्म था इसमें सारे रिलीजन्स की जो वैल्यूज थी वो ऐड की गई थी, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। और ये जो धर्म था ये प्रॉफिट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, धर्म गुरुओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी यहाँ पे। बीरबल एक इकलौता हिंदू था जो इस रिलीजन को फॉलो कर रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिलीजन एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप था। इसके टोटल 19 फॉलोअर्स थे, और उसमें से मोस्टली जो फॉलोअर्स थे वो कोर्ट के लोग थे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, उसके अलावा हुमायूं टोम जो थी, ये सब अकबर ने बिल्ड करवाए थे। अकबर जो थे वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट लवर थे, और साथ ही उन्हें इंटरेस्ट था अलग अलग चीजें सीखने का और अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का। और इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 9 ऐसे लोग रखे थे जो किसी ना किसी चीज में निपुण थे। उनको बोलते हैं 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर या नवरत्न। सबसे पहले थे बीरबल, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर अबुल फजल, फैजी। अबुल फजल और फैजी जो थे वो शेख मुबारक के बेटे थे, जो कि सूफी संत थे जिन्हें अकबर फॉलो करते थे। उनके अलावा थे राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन तानसेन और राजा मानसिंह फर्स्ट। तुलसीदास जो कि राइटर है रामचरितमानस के, वो अकबर के पीरियड में ही थे, उनके कंटेम्प्ररी थे। जब अकबर की डेथ हुई उन्हें सिकंदराबाद में दफनाया गया, जो कि आगरा के पास है। अकबर जो है उन्हें रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है। ये पहले मुगल रूलर हैं जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया। बीरबल की आगे जाके डेथ हो जाती है बैटल ऑफ यूसुफजाई ट्राइब में 1586 में। अबुल फजल का मर्डर कर देता है बीरबल बुंदेला 1601 में। और अकबर जो है वो मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज देते हैं, जो कि होती है पर्शिया। थैंक यू।